संपूर्ण देशवासियों को नमन। आज हम लाहौर कांड और सांड्रस हत्याकांड के शहीद क्रांतिकारी शिरोमणि और क्रांति लेखक शहीद सरदार भगत सिंह के बारे में कुछ बात करेंगे। सरदार भगत सिंह उन क्रांतिकारियों में से एक थे जिनका नाम और काम व्यापक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। इसके कारण थे सरदार भगत सिंह की क्रांतिकारी पारिवारिक पृष्ठभूमि, उनका क्रांतिकारी लेखक होना और उत्साही क्रांतिकारी होना। भगत सिंह ने जब होश संभाला, उन्होंने अपने परिवार में आर्य समाजी संस्कार, देशभक्ति और क्रांतिकारी वातावरण मिला। भगत सिंह का जन्म जिला एक लायलपुर में एक स्थान पड़ता है बंगा, वहां पर उनका जन्म हुआ। उनके दादाजी का नाम सरदार अर्जुन सिंह था। सरदार अर्जुन सिंह सिख परिवार के होते हुए भी संस्कारों से दृढ़ आर्य समाजी थे। वे जहां भी जाते अपने साथ एक पोटली रखते थे और उस पोटली में और कुछ नहीं बल्कि एक यज्ञ कुंड और यज्ञ संबंधी सामान रहता था। वे प्रतिदिन यज्ञ बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया करते थे। पूरी निष्ठा से और गंभीरता से महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय किया करते थे। सत्यार्थ प्रकाश के प्रति उनकी अपार श्रद्धा थी। उस ग्रंथ से उन्होंने स्वराज्य प्रेम की प्रेरणा ली थी और यही स्वराज्य की जो भावना है उनके तीनों पुत्रों श्री किशन सिंह, अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह में कूट कूट कर भरी हुई थी। स्वराज्य के लिए तीनों पुत्रों ने कारावास भोगा, जेल की यातनाएं सही। स्वर्ण सिंह तो जेल की यातनाओं से जर्जर शरीर के कारण युवावस्था में ही वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भगत सिंह के पिता श्री किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह को मांडले बर्मा की जेल में बंद किया हुआ था। ये जब छूटकर आए उसी दिन भगत सिंह का जन्म हुआ था। भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह, उनके बारे में अगर बात करें तो एक बार अपने गांव में 60 मील दूर किसी विवाह में वो शामिल होने के लिए गए थे। विवाह के अवसर पर सिख पुरोहित महर्षि दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश के उदाहरण दे देकर उनकी कटु आलोचना कर रहा था। अर्जुन सिंह ने देखा कि वह व्यक्ति झूठे उदाहरण सुना सुना कर लोगों को भड़काता। यह आंदोलन भगत सिंह को बहुत पसंद आया और उन्होंने उन लोगों की बड़ी सेवा की जो उनके गांव बंगा से होकर सत्याग्रह करने के लिए जत्थे ले जा रहे थे और ये जत्थे शहीदी जत्थे कहलाते थे। भगत सिंह ने इस आंदोलन में भाग लेने वालों को पूरी मदद दी, पर वे स्वयं किसी जत्थे में शरीक नहीं हुए, क्योंकि वो जिस शहीदी जत्थे में शरीक हुए थे उस जत्थे के पांव में बाकी सब जत्थे के पांव आ जाते थे। यानी क्रांतिकारी आंदोलन का उद्देश्य सब तरह से मेहनतों और मेहनती का अंत करके जनता के हाथ में राष्ट्र और सारे उत्पादन के साधन सौंपना था। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि भारत स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र हुए इतने दिन हो गए, पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महंतों का खात्मा नहीं हुआ। वे धर्म के नाम पर साधारण जनता को उल्लू बनाकर खूब गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का क्या यही अर्थ है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का यह अर्थ नहीं हो सकता। इन्हीं दिनों की बात है कि बंगाल में गोपी मोहन साहा एक अंग्रेज को मारकर शहीद हो गए। गांधी जी ने इस पर गोपी मोहन साहा की बड़ी निंदा की, पर बंगाल के नेता थे देशबंधु चित्तरंजन दास। उन्होंने न केवल गोपी मोहन की प्रशंसा की बल्कि सिरागंज प्रांतीय सम्मेलन में गोपी मोहन की प्रशंसा के लिए एक प्रस्ताव भी पास कराया। मोहनदास करमचंद गांधी और दास में इस बार सार्वजनिक रूप से बहुत लंबा तर्क वितर्क हुआ। सरदार भगत सिंह के कानों तक भी इसकी खबर पहुंची। उन्होंने लायलपुर में इस संबंध में एक भाषण किया जिसमें क्रांतिकारी पक्ष का जोरदार समर्थन किया और कहा कि प्रत्येक गुलाम जाति को अधिकार है कि वह जिस भी प्रकार चाहे और जिस भी प्रकार संभव हो अपनी गुलामी की जंजीर को तोड़ डाले। इस पर पुलिस ने भगत सिंह पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहा, पर मुकदमा चल नहीं सका और भगत सिंह के नेतृत्व में और भी नौजवान आ गए।
काकोरी षड्यंत्र के जमाने में ही भगत सिंह पंजाब के क्रांतिकारी नेता के रूप में मान लिए गए थे। काकोरी षड्यंत्र में पेश किए गए गुप्त कागजात में लाहौर के उपदेशक नाम से जिस व्यक्ति का उल्लेख आया करता था वो भगत सिंह ही थे। लेकिन पुलिस को उस समय इनका पता नहीं था। भगत सिंह एक बार काकोरी षड्यंत्र के मुकदमे में तमाशा देखने लखनऊ भी आए थे। उस समय मुकदमा सैयद ऐनुद्दीन की निचली अदालत में चल रहा था। जब तक काकोरी षड्यंत्र चलता रहा तब तक क्रांतिकारी दल के अंदर का नरम पक्ष, साथ ही गिरफ्तार लोगों के रिश्तेदार बाहर के क्रांतिकारियों और फरारों पर यह प्रभाव डालते रहे कि कोई ऐसा कार्य न किया जाए जिससे मुकदमे पर बुरा प्रभाव पड़े और सरकार बदला लेने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अंदर ही अंदर पुलिस के साथ एक समझौते की भी बातचीत चल रही थी, जिसका उद्देश्य ये था कि कुछ अभियुक्त एकदम छोड़ दिए जाएं, किसी को फांसी न हो, इत्यादि बहुत सारी बातों पर चर्चा चल रही थी। पर पुलिस ने अंत तक समझौता करना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसे काफी प्रमाण मिल गए और राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी की सजा दे दी गई। जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और काकोरी षड्यंत्र के दंडित राजकुमार सिंह के छोटे भाई विजय कुमार सिंह खुलकर आंदोलन में तेजी लाने के लिए तैयार हो गए। जब अपने साथियों को फांसी हो ही गई तो फिर समझौता या रियायत का प्रश्न कहां उठता है। सबसे पहले यह चेष्टा की गई कि जेल में पड़े क्रांतिकारियों को जेल से निकाला जाए। इस पर कार्य भी सफलता नहीं मिल पाई। सफलता मिल तो सकती थी, पर उसके लिए बहुत दाम देने की जरूरत थी जो उचित न होती। यदि एक व्यक्ति को जेल से छुड़ाने के लिए 10 क्रांतिकारी मारे जाते तो यह उचित बात न होती। इसलिए कार्यक्रम भी छोड़ दिया गया। दल का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। सचिंद्रनाथ साल्यान ने यह नाम रखा था और इस दल का उद्देश्य प्रजातंत्र की स्थापना करना था। संविधान में यह बता दिया गया था कि दल ऐसे समाज की स्थापना करना चाहता है जिसमें मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण असंभव हो। साथ ही दल के एक पर्चे में, जो गुप्त रूप से पेशावर से लेकर रंगून तक बांटा गया था, उसमें यह कहा गया था कि दल के सामने ऋषि मुनियों के आदर्श के साथ ही रूस का आदर्श भी है। फिर भी स्पष्ट रूप से समाजवाद का नाम नहीं लिया। अब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, विजय कुमार सिंह, सुरेंद्र पांडे आदि ने जरूरी समझा कि जो दल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से समाजवाद बता दिया जाए, और उसी के अनुसार दल का नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ कर दिया गया। इसके उद्देश्य में और स्पष्टता दी गई और दल समाजवाद के लिए लड़ रहा था। यह स्मरण रहे कि उस समय तक कांग्रेस ने ध्येय के रूप में पूर्ण स्वतंत्रता भी नहीं अपनाई थी। समाजवाद की बात तो दूर रही, कांग्रेस ने समाजवाद के ध्येय को स्वतंत्रता के बाद लाने को अगाड़ी में अपनाया। इससे यह स्पष्ट होता है कि विचारों में के क्षेत्र में भी क्रांतिकारी दल कांग्रेस से बहुत आगे रहा। कांग्रेस ने समाजवाद के ध्येय को कहां तक नारे के रूप में ही अपनाया है और कहां तक वास्तविक रूप में, यह भी देखना बहुत जरूरी है। ये जो दल बना था, इसकी ओर से उत्तर भारत में कई जगह बम के कारखाने खोले गए। साथ ही नौजवान भारत सभाओं की स्थापना की गई। यदि क्रांतिकारी दल पर सरकार का उस प्रकार से प्रहार न होता जिस प्रकार की आगे चलकर हुआ, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि नौजवान भारत सभा कांग्रेस से अधिक शक्तिशाली और जनप्रिय हो जाती। क्रांतिकारी दल बराबर जनता को साथ लेकर चलने की चेष्टा करता रहा और इसका प्रमाण भी हमको मिलता है कि जब 1928 में साइमन कमीशन का ऐलान हुआ कि वह आकर भारत के भविष्य के ढांचे का निर्णय करे, तो कांग्रेस ने तो केवल बायकॉट का ही नारा दिया, पर क्रांतिकारी इससे आगे बढ़ गए और वे कमीशन के सदस्यों को ही मार डालना चाहते थे। उस संबंध में एक प्रयत्न भी हुआ जिसमें मार्कंडेय, हरेंद्र भट्टाचार्य और मनमोहन ने भाग लिया, पर वह सफल नहीं हुआ। क्रांतिकारियों ने सोचा कि यदि राष्ट्रीय अपमान का बदला न लिया गया तो जनता को बहुत धक्का लगेगा,
साइमन कमीशन के बायकॉट से जो जोश उत्पन्न हुआ था वह समाप्त हो जाएगा और उसी के अनुसार यह निश्चय हुआ कि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए जिम्मेदार पुलिस अफसर को मारा जाए। इसके लिए 4 व्यक्ति नियुक्त हुए थे, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, शिवराम राजगुरु और जयगोपाल। जब सैंड्रस नामक पुलिस सुपरिटेंडेंट अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस के दफ्तर से निकल रहा था तो उस पर हमला हुआ। सैंड्रस वहीं गिर पड़ा और क्रांतिकारी भाग गए। इस मौके पर विजय कुमार सिन्हा भी आसपास रिजर्व के रूप में मौजूद थे। सैंड्रस की हत्या से सारे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लोगों के सामने यह स्पष्ट हो गया कि एक न्यायालय ऐसा है जहां भारतीयों के लिए भी न्याय हो सकता है। पर ब्रिटिश सरकार एकदम पागल हो गई और बड़ी कठिनाई से क्रांतिकारी लाहौर से बाहर निकल पाए। चंद्रशेखर आजाद को भागने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई, पर भगत सिंह को कौशल से बाहर निकलना पड़ा। वह शहीद भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी और उनके शिशु पुत्र की सहायता से बाहर निकल पाए। इसके बाद भगत सिंह चाहते तो रूस आदि में भाग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा उचित नहीं समझा। इस समय तक परिस्थिति ऐसी थी कि राष्ट्रीय यज्ञ जारी था और वह आहुति मांग रहा था। आहुतियां तो बहुत हो चुकी थी, पर इस आहुति के साथ साथ बहरों को सुनाने के लिए धड़ाके के साथ बीज मंत्र देने की जरूरत थी। ऐसा मंत्र जो कान में पड़कर शाखा प्रशाखा फैलाकर नस नस के रक्त कण में लालिमा के रूप में फैल जाए। यह बीज मंत्र था इनकलाब जिंदाबाद और उसके साथ साथ समाजवाद का ध्येय। जब बंकिम चंद्र ने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम शब्द का प्रयोग किया था, तब उन्हें शायद पता न हो कि वह एक बीज मंत्र के रूप में लगभग अर्ध शताब्दी तक अपना कार्य करेगा और उसका कवच पहनकर कितने ही देशभक्त फांसी पर लटक जाएंगे या काले पानी की काल कोठरियों में कुल बुलाते रहेंगे, फिर भी घुटना नहीं टेकेंगे। अब यह मंत्र कुछ घिस पिट चुका था, इतना कि अब सिक्के पर क्या लिखा है पढ़ा नहीं जाता था। इस बीच गांधी जी आए और उन्होंने सत्य और अहिंसा का जो नारा दिया वह जन जन की गहराइयों में बैठ नहीं सका था। एक विनोबा भावे के अतिरिक्त किसी ने इस नारे को सिवा एक राजनीतिक पेंच के रूप में ग्रहण नहीं किया था। अब भगत सिंह के सामने प्रश्न यह था कि यह नया बीज मंत्र कैसे भारत को दिया जाए ताकि वह तब तक गूंजे और उसमें से लपटे और धुआं निकलता रहे जब तक कि सही अर्थों में समाजवाद की स्थापना न हो जाए। और यह तय हुआ कि ऐसी नाटकीय स्थिति में इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद किया जाए कि वह फौरन हजारों लाखों के मन में आग छुआ दे। केवल नाटक या नाटकीयता से कुछ नहीं होने वाला था। इतिहास नाटकों से नहीं बदला करता, उसके लिए रक्त की आवश्यकता होती है। भगत सिंह ने इसके लिए अपना रक्त देने का निश्चय किया। उनको बहुत समझाया गया कि तुम पर तो लाहौर वाली हत्या का मुकदमा है, पर वे नहीं माने और कानपुर के बटुकेश्वर दत्त को साथ लेकर उन्होंने 1929 की 8 अप्रैल को दिल्ली के असेंबली में भवन में बम डाला। बम मारने का उद्देश्य किसी को मारना नहीं था, बल्कि जैसा कि उस समय के बांटे गए पर्चे में बताया गया था, उद्देश्य था बहरों को सुनाना। इस पर्चे में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि भारतीय क्रांतिकारी दल का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना है और हमारा नारा है इनकलाब जिंदाबाद। उसी दिन से सारे भारत में इन दोनों युवकों का नाम प्रसिद्ध हो गया। एक नेता ने इनके विरुद्ध एक बयान प्रकाशित किया, पर जनता ने उन पर थू थू की। मुकदमा चला और भगत सिंह ने फिर एक बार पूरी तरह से बताया कि दल किन उद्देश्यों को लेकर चल रहा है और क्या चाहता है। जब लोगों ने यह वक्तव्य पढ़ा तब पता लगा कि क्रांतिकारी किन उद्देश्यों को लेकर अब लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य न तो हिंदू राज्य था, न मुस्लिम राज्य था, बल्कि मेहनत करने वाले वर्ग का राज्य था। दोनों अभियुक्तों को आजन्म काला पानी की सजा दे दी गई और भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के मुकदमे में ले जाया गया। भगत सिंह के अतिरिक्त सुखदेव, किशोरी लाल, विजय कुमार सिन्हा, कुंदन लाल, शिवराम राजगुरु, यतीन्द्र नाथ दास, जयदेव कपूर, कमलनाथ तिवारी, सुरेंद्र पांडे, अजय घोष, इन सब पर मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 तक यह मुकदमा चलता रहा।
इस मुकदमे का इतिहास स्वयं ही एक बहुत बड़ा इतिहास है लोगों। बीच में कई बार अनशन हुए, अभियुक्त बराबर अदालत के सामने नारे लगाते रहे और वक्तव्य देते रहे जो सारे अखबारों में प्रकाशित होते रहे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी तथा विजय कुमार सिन्हा, महावीर सिंह, किशोरी लाल, शिव वर्मा, गया प्रसाद, जयदेव और कमलनाथ त्रिवेदी को आजन्म काले पानी और कुंदन लाल को 7 वर्ष और प्रेमदत्त को 3 साल की सजा हुई। मुकदमे की अपील प्रीवी काउंसिल तक की गई पर फांसी की सजा बहाल रही और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने अंतिम समय तक साहस का परिचय दिया। उन्होंने अपने भाई को एक पत्र में ये शेर लिखा था, उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है, घर से क्यों खपा रहे खर्च क्या क्यों गिला करें, सारा जहां अदू यही आओ मुकाबला करें, कोई दम का मेहमान हुए अहले महफिल, चिरागे सहर हूं बुझा चाहता हूं, मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, यह मुश्ते खाक है फानी रहे या न रहे। ये भगत सिंह का लेख जो उन्होंने अपने भाई को पत्र लिखा, उसमें यह शेर उन्होंने प्रकाशित किया। वो कहना चाहते थे कि उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, कि किस तरीके से जुल्म करें। लेकिन भगत सिंह कहते हैं मेरे भाई, अब इन जुल्मों को सहने की हमको शौक हो गया है, अब इन जुल्मों की इंतहा से डर नहीं लगता, अब आत्मा अपने अमरता में स्थिर हो चुकी है, देश के लिए जिए देश के लिए मरे, ऐसे महान क्रांतिकारी को सत सत नमन है, सत सत नमन है।